स्नेहा का मोबाइल दोबारा बजने लगा। स्नेहा अभी बाथरूम से नहीं निकली थी, अतः सलील को मोबाइल उठाना पड़ा। सलील के हेलो कहते ही दूसरी ओर से एक लड़की ने सिसकते हुए पूछा, स्नेहा दीदी हैं? हाँ, अभी बाथरूम में हैं। आप उन्हें बता देना कि सरना दीदी नहीं रहीं। यह सुनते ही सलील सकते में आ गया। सरना यानी सरड़वती उर्फ सन्नो, स्नेहा की बचपन की अभिन्न सहेली। सन्नो के बरसों बाद अचानक स्नेहा से मिलने पर सलील की जिंदगी बेहद सहज हो गई थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी स्नेहा और बच्चों को बोरियत से बचाने के लिए सप्ताह में एक बार बाहर ले जाने की वजह से छुट्टी के दिन भी आराम न कर पाना। सन्नो के मिलते ही इस समस्या का समाधान हो गया था। सन्नो एक टीवी चैनल में न्यूज एडिटर थी। वह फुर्सत मिलते ही स्नेहा और बच्चों को घुमाने ले जाती थी। स्नेहा के कहने पर गाड़ी भी भेज देती थी, जिससे स्नेहा वे सभी काम कर लेती थी जिन्हें करने के लिए सलील को आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि दोनों सहेलियों ने अपनी दोस्ती कभी सलील पर नहीं थोपी थी। न तो स्नेहा उसे सन्नो के घर चलने को कहती थी और न ही जब तब सन्नो को अपने घर बुलाती थी। यदा कदा सन्नो से मिलना सलील को भी अच्छा लगता था। दोनों में जीजा साली वाली नोक झोंक हो जाती थी। कुछ महीने पहले स्नेहा ने उसे बताया था कि सन्नो दिल की मरीज है और पेसमेकर के सहारे जी रही है, लेकिन उसका इतनी जल्दी और इस तरह चले जाना अप्रत्याशित था। न जाने स्नेहा इस आघात को कैसे झेलेगी। चूंकि वह कल रात ही टूर से लौटा था, इसलिए आज ऑफिस जाना जरूरी था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी स्नेहा के साथ रहना है, सलील ने सोचा। फिर उसने दबी जुबान से स्नेहा को यह बताया। यह तो होना ही था, स्नेहा ने गहरी सांस लेकर कहा। एक सप्ताह से अस्पताल में थी। डॉक्टरों के यह कहते ही कि पेसमेकर कभी भी साथ छोड़ सकता है, मैंने आपसे बगैर सलाह किए बच्चों को छुट्टियां मनाने राधिका भाभी और उनके बच्चों के साथ पंचमढ़ी भेजना बेहतर समझा। ठीक किया स्नेहा, बच्चों को सन्नो मौसी से कितना स्नेह हो गया था। उसे अस्पताल में देखकर व्यथित हो जाते, सलील बोला। दुखी तो खैर अभी भी बहुत होंगे, वह तो स्वाभाविक है, कहकर स्नेहा ने मोबाइल उठा लिया। माधवी कब हुआ यह सब? बॉडी को ऑर्गन डोनेशन के लिए भिजवा दिया है, तो तुम भी घर चली जाओ, मैं कुछ देर में वहीं आ रही हूँ। जिसे भी खबर करनी है उसकी लिस्ट बना लो, मैं आने के बाद सबको फोन कर दूंगी। और फिर स्नेहा मोबाइल बंद कर किचन की ओर बढ़ गई। बस एक कप चाय दे दो स्नेहा, नाश्ते के चक्कर में मत पड़ो, सलील ने धीरे से कहा। नाश्ता बनाने में कुछ देर नहीं लगती, लंच नहीं बना सकूंगी, ऑफिस की कैंटीन से ही कुछ मंगवा लेना। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा, तुम्हारे साथ चल रहा हूँ स्नेहा। कितनी भी सादगी से करो अंतिम संस्कार, फिर भी बहुत काम होते हैं। उन्हें संभालने के लिए रमन भैया हैं। रमन भैया सन्नो को जानते हैं? सलील ने हैरानी से पूछा। राजस्व विभाग का उच्चाधिकारी राधा रमन स्नेहा का फुफेरा भाई था, इसलिए अक्सर मुलाकात होती रहती थी। लेकिन सन्नो के बारे में दोनों भाई बहन को कभी बात करते नहीं देखा था। आपको बताया तो था कि रमन भैया एमकॉम और फिर प्रशासनिक प्रतियोगी परीक्षा की पढ़ाई के लिए 3 साल तक हमारे ही घर में रहे थे। फिर सामने की कोठी में रहने वाली मेरी अभिन्न सहेली सन्नो को कैसे नहीं जानेंगे। फिर तुमने कभी रमन भैया के परिवार के साथ चाय या खाने पर सन्नो को क्यों नहीं बुलाया? कभी उन लोगों से सन्नो के बारे में बात भी नहीं की। मुझे भी यह तो नहीं बताया कि उन दोनों में भी इतनी अभिन्नता है कि अपने सब काम धाम छोड़कर अति व्यस्त रहने वाले रमन भैया उसके अंतिम संस्कार का तामझाम संभालने को मौजूद हैं। सलील ने शिकायती स्वर में पूछा। स्नेहा हैरान होकर कुछ देर तो चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली। किसी के जीवन के बंद परिच्छेद खोलने का मुझे हक तो नहीं है, लेकिन अब जब तुम्हारी जिज्ञासा जगा ही दी है तो चलो आज पूरी कहानी सुना ही देती हूँ। रमन भैया और सन्नो को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और मेरे सहयोग से वह प्यार परवान चढ़ने लगा। जात पात का लफड़ा नहीं था। फिर मेधावी भैया प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर ही रहे थे। सन्नो पूरी तरह आश्वस्त थी कि उसके घमंडी आला अफसर पिता को प्रशासनिक अधिकारी रमन भैया से उसकी शादी करने में कोई ऐतराज नहीं होगा। अतः वह बेखटके भैया के साथ प्यार की पींगें बढ़ा रही थी। 3 साल तक बगैर किसी को पता चले सब कुछ मजे में चलता रहा। हमारी एमए की और भैया की प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू होने वाली थी।
उसके बाद भैया का हमारे घर रुकने और दोनों की शादी 2 वर्षों तक होने का सवाल ही नहीं था। यह सोचकर भैया, खासकर सन्नू, बहुत परेशान रहती थी। इसी बीच एक दिन बुआ जी ने फोन कर बताया कि उन्होंने रमन भैया की छोटी बहन का रिश्ता उसकी पसंद के लड़के से तय कर दिया है। भैया को लगा कि जब बहन का रिश्ता उसकी पसंद से हो सकता है तो उनका क्यों नहीं। और फिर छोटी बहन की शादी के बाद तो उनकी शादी में कोई अड़चन भी नहीं रहनी चाहिए। इस सब से आश्वस्त होकर भैया ने होली पर गुलाल के बजाय सन्नों की मांग में सिंदूर भर दिया। हालांकि सन्नों ने उस सिंदूर को सिर पर ढेर सारा गुलाल डलवा कर छिपा दिया, लेकिन वह उसकी माँ की पैनी नजरों से नहीं छिप सका। और यह भी कि वह भरा किसने। सन्नों की जितनी लानत मलानत होनी थी हुई, और उसके हमारे घर आने और फोन करने पर रोक लग गई। सन्नों के यह कहने पर कि भैया उसके लिए सर्वथा उपयुक्त हैं और प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उसके पिता ने व्यंग से कहा कि दूसरों के घर रहने और लड़कियों से आंख लड़ाने वाले लड़के का इस परीक्षा में पास होने का सवाल ही नहीं उठता। न ही बिजनौर में वकालत करने वाले रमन के बाप की हैसियत उनका समधी बनने लायक है। अतः सन्नों पर रमन की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। परीक्षा दिलवाने के लिए भी सन्नों की माँ उसे छोड़ने और लेने आती थीं। लेकिन परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के पहले मैं और सन्नो बात कर लिया करती थी। मैं उसे भैया का पत्र दे देती थी और उससे उसका पत्र ले लेती थी। सन्नो ने बताया था कि उसके पापा ने यहाँ से बदली करवा ली है। उसकी परीक्षा खत्म होते ही वे यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे यह किसी को नहीं बता रहे। भैया ने उसे आश्वस्त कर दिया कि किसी भी सरकारी अफसर का पता ठिकाना खोजना मुश्किल नहीं होता। कहीं भी चले जाएं, प्रशासनिक सेवा में चयन होते ही वह उसके पिता से मिलने आएंगे। सन्नो बस तब तक अपनी शादी टाल दे। सन्नो ने भी आश्वासन दिया था कि व्यावसायिक कोर्स करने के बहाने 2 वर्ष आसानी से शादी टाली जा सकती है। सन्नो की परीक्षा खत्म होने की अगली सुबह ही उनकी कोठी पर ताला लगा हुआ दिखा। कुछ रोज के बाद भैया भी अपने घर चले गए और मैं दीदी के पास छुट्टियों में पुणे। वहाँ जीजू के कहने पर मैंने कंप्यूटर सीखा तो समय गुजारने को था, लेकिन उसमें मुझे इतना मजा आया कि मैंने उसी में स्पेशलाइजेशन करने का फैसला किया और उसके लिए दीदी के पास ही रहने लगी। फिर वहीं तुमसे मुलाकात हो गई। कुछ समय बाद पता चला कि रमन भैया का चयन राजस्व सेवा में हो गया है और उनकी शादी हो रही है। सुनकर धक्का तो लगा था, लेकिन तब तक मेरी दुनिया तुम्हारे नाम से शुरू और खत्म होने लगी थी। अतः न तो मैंने रमन भैया से संपर्क किया, न ही उनकी शादी में गई, और न ही वे मेरी शादी में आए। सन्नो ने भी मुझसे संपर्क नहीं किया। मेरे पास तो उसका अता पता भी नहीं था। कई वर्षों बाद रमन भैया की पोस्टिंग यहाँ होने पर उनसे मुलाकात हुई। वह राधिका भाभी और बच्चों के साथ खुश थे। अतः मैंने भी पुरानी बातों का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन एक दिन भाभी और बच्चों की गैरहाजिरी में भैया ने मुझे बताया कि पढ़ाई पूरी करके उनके घर लौटने से पहले ही उनके माता पिता ने उनका सौदा राधिका भाभी के साथ करके उनके दहेज में मिलने वाली राशि के बल पर छोटी बहन का उसकी पसंद के लड़के से धूमधाम से रोका भी कर दिया था। छोटी बहन की खुशी की खातिर भैया के पास चुपचाप बिकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। गनीमत यह थी कि राधिका भाभी उनके सर्वथा अनुकूल थीं। फिर भी वे आज तक अपने पहले प्यार सन्नो को नहीं भूल सके थे। उन्होंने ही मुझे बताया कि सन्नो यहीं एक चैनल में न्यूज एडिटर है। शादी तो नहीं की थी, लेकिन अपनी उपलब्धियों और प्रवेश में पूर्णतः संतुष्ट लगती थी। इसलिए वे उससे मिलकर अपने और उसके स्थिर जीवन में उथल पुथल नहीं मचाना चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि मैं उससे मिलूं। सन्नो से मिलने को तो मैं स्वयं भी तड़प रही थी। शुरू में तो सन्नो भी मुझे खुश ही लगी और मैंने भी रमन भैया या उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात नहीं की। लेकिन एक दिन अचानक तबीयत खराब होने पर उसने मुझे बताया कि उसे अब तक 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है और वह पेसमेकर के सहारे जी रही है। लेकिन अब मुझसे मिलने के बाद वह चैन से मरेगी। उसे विश्वास है कि मैं उसे उसके सिंदूर का हक जरूर दिलवा दूंगी, यानी रमन भैया के हाथों अग्निदाह। मुझे स्तब्ध देखकर उसने कहा कि उसने हमेशा रमन की खोज खबर रखी है। उसे रमन से कोई शिकायत नहीं है।
उसके द्वारा मांग में भरे गए सिंदूर और यादों के सहारे जिंदगी तो गुजार ली है, लेकिन मरने के बाद अपने सिंदूर का हक जरूर चाहेगी, यानी एक सुहागिन जैसी मौत। और मौत बार बार तो होगी नहीं। मेरे यह कहने पर कि भैया उसे भूले नहीं हैं और वह जब चाहे मेरे घर पर रमन भैया से बेखटके मिल सकती है। तो सन्नो ने यह कहकर मिलने से मना कर दिया कि कितने भी सतर्क रहो, ऐसी बातों को छिपाना आसान नहीं होता और इससे रमन की सुखी गृहस्थी बर्बाद हो सकती है। अंतिम संस्कार के लिए भी मुझे रमन को बुलाने के लिए सन्नो को अपनी दूर की रिश्तेदार बनाना पड़ेगा। सन्नो को तो मैंने आश्वस्त कर दिया, लेकिन रमन भैया को सब बातें बता दी और यह सुनकर भैया बहुत दुखी हुए। उन्होंने भी मुझसे वादा लिया कि जब भी सन्नो की तबीयत खराब हो, मैं उन्हें खबर कर दूं। वे उसके अंतिम दिनों में बगैर किसी की परवाह किए उसके साथ रहेंगे और राधिका को उस समय जो ठीक समझेंगे वह बता देंगे। पिछले सप्ताह सन्नो की तबीयत के बारे में पता चलते ही मैंने रमन भैया को खबर कर दी। फिर सब बच्चों को उकसाया कि उन्हें छुट्टियों में बाहर घूमने जाना चाहिए। फिर किसी तरह राधिका भाभी को उनके साथ पचमढ़ी भिजवा दिया ताकि रमन भैया इत्मीनान से सन्नो के पास रह सकें। मुझे तसल्ली है कि मैंने अपनी सहेली को उसके अंतिम दिनों में रमन भैया का भरपूर सानिध्य और उसके सिंदूर का हक दिलवा दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ चलकर रमन भैया को अपने कर्तव्य निर्वहन से रोको। स्नेहा ने अनुरोध किया। बेफिक्र रहो स्नेहा, जितना हक सन्नो का अपने सिंदूर पर था, उतना ही कर्तव्य रमन भैया का भी उस सिंदूर की लाज रखने का है। सलिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं रमन भैया से वह कर्तव्य निभाने का सुख और उनकी गोपनीयता नहीं छीनूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।